खत्म कौन सा हो गया? यूपी सरकार ने आदेश जारी किया था, कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी खाने का सामान बेचने वाले हैं, चाहे ठेले वाले हों, खोमचे वाले हों, ढाबे वाले हों, सबको नेम प्लेट अपनी दुकान पर, अपने खोमचे ढाबे पर लगानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कुछ नहीं ऐसा, आदेश को निरस्त कर दिया। सरकार ने आज ही, हालांकि आदेश आज आया है, पहले जारी हुआ था 9 जुलाई को, आज कांग्रेस ने उस आदेश की कॉपी दिखाई। सरकार ने सरकारी अफसरों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने वाला बैन हटा लिया है। जाहिर है अब इस पर नई बहस शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको सरकार के इसी फैसले के बारे में बता देता हूं। दरअसल केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक अब आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी जा सकेंगे। ऊपर जरा दिखाइए। सारे सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे, चाहे तो आरएसएस की शाखा भी ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल 1966 में सरकारी अफसरों पर, अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने वाला बैन लगा दिया गया था। अब केंद्र सरकार ने 58 साल पुराना यह बैन अब उठा लिया है। जाहिर है विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, और आरएसएस ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। आप अक्सर देखते होंगे आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, तमाम सामाजिक उनकी कार्यक्रम होते हैं, बैठकें होती हैं, अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं। अभी तक सरकारी कर्मचारी इन गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते थे। आरएसएस कहता है कि वो एक सामाजिक संगठन है, राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी भी यही कहती है कि आरएसएस हमारी मां है, हमारी मार्गदर्शक जरूर है, लेकिन राजनीतिक नहीं है। पर आरएसएस पर यह बैन 1966 से लगा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी उसमें नहीं जा सकते। अब केंद्र सरकार ने इस बैन को हटा दिया। यह पता कैसे चला, खबर सामने कैसे आई? कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा और बाकायदा सरकार के उस आदेश की कॉपी ट्वीट की, पोस्ट की। जयराम रमेश ने लिखा कि 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था। सरदार पटेल ने यह बैन लगाया था। बाद में अच्छे आचरण के आश्वासन पर यह बैन हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में जयराम रमेश बताते हैं, आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने का यह प्रतिबंध सरकारी अफसरों पर, कर्मचारियों पर लगाया गया था। प्रधानमंत्री और आरएसएस के संबंधों में जयराम रमेश कहते हैं कड़वाहट आई है 4 जून के नतीजों के बाद। यह जयराम रमेश का आरोप है। वो ये भी कहते हैं 9 जुलाई 2024 को यह 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा लिया गया। यह जयराम रमेश का ट्वीट। जयराम रमेश ये भी कहते हैं कि यह अटल बिहारी जी के पीएम के कार्यकाल के दौरान भी बैन लागू था, उन्होंने भी इसे वापस नहीं लिया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस बैन को वापस ले लिया है, यानी नौकरशाही जयराम रमेश के मुताबिक अब निक्कर में आ सकती है। कांग्रेस पार्टी खुलकर इसका विरोध कर रही है। दरअसल 1966 का यह आदेश था क्या? इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों पर 1966 में यह बैन लगाया था। ऊपर जरा दिखाइए इंदिरा गांधी वाला वो आदेश। सरकारी कर्मचारी आरएसएस से नहीं जुड़ सकते। दरअसल उस समय गौरक्षा आंदोलन हुआ था जिसमें काफी हिंसा हुई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने यह आदेश दिया था, क्योंकि उस हिंसा में, आंदोलन में बहुत से संत और गौ भक्त मारे गए थे, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद यह बैन आरएसएस पर, सरकारी कर्मचारियों पर लगा दिया गया 1966 में। वैसे आरएसएस पर भी बैन लगा है पहले 3 बार, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चल सका। आपको याद दिला दूं 1948, जैसा जयराम रमेश ने भी लिखा, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद यह बैन लगाया गया, लेकिन वो 18 महीने तक रहा, वापस ले लिया गया। फिर 1975 में जब इमरजेंसी लगी तब फिर इस पर बैन लगा, आरएसएस पर 2 साल तक रहा। उसके बाद 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब भी 6 महीने का यह बैन आरएसएस पर लगाया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को भी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने का मौका दे दिया है। जाहिर है इस पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष और सरकार का क्या कहना है, सुनिए।
पर देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको गवर्नमेंट अफसर जो होते हैं, जिनको भारत माता के लिए काम करना चाहिए और हर सरकारों को ये प्रमोट करना चाहिए कि भारत माता के इंटरेस्ट को आगे रखें, अब वो अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को रखकर आगे बढ़ेंगे। ये शर्मनाक चीज है। इसलिए ये बदलाव लाया गया था सर्विसेज में कि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, कोई एसोसिएशन से एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। द ओनली एफिलिएशन इज टू योर कंट्री। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी वांट्स टू चेंज दैट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध था कि सरकारी मुलाजिम उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, उसको जो हटाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है। बताओ, विपक्ष को हिंदू समाज के खिलाफ उनका रवैया बड़ा नकारात्मक रहता है। मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसका हर स्वयंसेवक पूरी तरीके से, पूरे निष्ठा के साथ देश की चिंता करता है। तो आरएसएस में अब सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो एक और आदेश कुछ दिन पहले योगी सरकार की तरफ से आया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने आज रद्द कर दिया। एक तरह से विपक्ष की जीत इसे माना जा सकता है। याद करिए वो आदेश, कांवड़ यात्रा में रास्ते में जितने भी ढाबे, खोमचे, ठेले वाले खाने पीने का सामान बेचते हैं, उनको अपना नाम लिखना होगा। यह आदेश था। लेकिन इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए बहुत से लोग, और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस दिया और साथ ही कह दिया कि इस पर अब अंतरिम रोक लगा रहे हैं इस आदेश पर। और यह भी कह दिया दुकानदारों को पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। क्या बेच रहे हैं सिर्फ यह बताना होगा। यात्रा के रूट पर खाना मांसाहारी है या शाकाहारी, यह लिखना होगा, नाम नहीं लिखना है। और अब अगली जो सुनवाई है इस मामले में वो 26 जुलाई को होगी। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल यही है, आरएसएस से हटा बैन, विपक्ष क्यों बेचैन? और दूसरा, एससी में हारी सरकार, क्या वाकई जीत गया विपक्ष? आज ही संसद का बजट सत्र भी शुरू हुआ है। शुरुआत राहुल गांधी ने एक आरोप से की, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी दिया, उस पर बाद में। लेकिन पहले आज बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस से आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी से यहां राजकुमार भाटी, ए.के. वाजपेयी एलजेपीआर से, और अनुप्रिया आ गई हैं जेडीयू से। आप सभी का स्वागत। लेकिन पहले जफर इस्लाम, जफर भाई, ये नेम प्लेट वाला आदेश वापस हो गया, रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, साफ कह दिया कोई जरूरत नहीं है नाम बताने की। झटका है ना ये आपके लिए? देखिए, झटका और खटका ये सब नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, जो चाहे सुप्रीम कोर्ट, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता, जजमेंट आता, उसको पालन करना हमारा धर्म है, सभी पार्टियों का धर्म है, सभी देशवासियों का धर्म है। तो कारण, जो असल कारण था उसका करने का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से था। कोई किसी को किसी तरह की डिफ़िकल्टी ना हो इस वजह से था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है तो ठीक है। जो सरकारें जिनको आदेश दिया गया है, वो भी इस फैसले का कहीं ना कहीं एग्जामिन करेंगे, इस फैसले को, और फिर उसका पालन करेंगे। तो इसमें झटका और टटका की कोई बात नहीं है। कमाल कर रहे हैं जफर भाई, झटका खटका क्यों नहीं होता है? बताइए, अगर इसी में आप जीत गए होते तो देखिए विपक्ष को झटका लगा है, सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। अब मान लीजिए आपको झटका लगा, आप इतने दिन से बहस कर रहे थे, नहीं जरूरी है नेम प्लेट लगाना, वो क्या कहते हैं, कांवड़ियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए जरूरी है, मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कोई जरूरत नहीं है। तो खाने का प्रकार बताइए, नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अभी भी इस बात को दोहरा रहा हूं कि खाने का प्रकार तो बताना ही चाहिए, मांसाहारी है, शाकाहारी है। साथ साथ अगर आपकी आइडेंटिटी छिपाने की क्या बात है, इसको छिपाने की, आइडेंटिटी छिपाने से कोई थोड़ी कुछ होता है। तो वो अगर आप अपनी आइडेंटिटी, अपने देश में आइडेंटिटी बता रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई उससे मुश्किल है? कोई आपकी आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम होने वाला है? ये सब तो मीडिया में लोग उछाल देते हैं नेसेसरी का, जिसका कोई सरोकार नहीं है। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, आप जब फॉर्म भरते तो किसी अपने गुमनाम लिख देते हैं क्या? अरे आप तो मीडिया को दोष मत दीजिए जफर भाई, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, आप अकेले पड़ गए इसमें। ना आपके सहयोगी आपके साथ, ना विपक्ष आपके साथ, ना मीडिया आपके साथ, ना सुप्रीम कोर्ट आपके साथ।
आप अकेले पड़ गए। मैं तो आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप जब ट्रैवल करते हैं तो अपना नाम नहीं देते हैं, जब ट्रेन में बैठते हैं तो अपना नाम नहीं देते, जब आप एडमिशन लेते हैं तो नाम नहीं देते, स्कूल कॉलेज में जाते हैं नाम देते, सब जगह नाम ही देते हैं ना। तो यहाँ पे नाम की पर्ची लगा के घूमते थोड़े हैं, कैसी बात कर रहे हैं जफर भाई? नाम की पर्ची यहाँ छाती पर, कमीज पर लगा के थोड़े घूमता है कोई भी। नहीं, इसमें तो सिर्फ दुकानों में, अभी बहुत सारी जगह देखिए आप खुद से वॉलंटरीली लोग लगाते हैं कि भाई ये हमारी दुकान है, इसकी जानकारी। अब तो मान लीजिए जफर ठीक है, इसमें वॉलंटरी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, अब कह दिया उसने कोई जरूरत नहीं है नाम वाम की। अब तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का आदेश सराखों पर, हाँ, जिस सरकारों के बारे में, जो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा, वो भी एग्जामिन करेंगे इस जजमेंट का। और फिर अगर कुछ जरूरत पड़ा तो कोर्ट भी जा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, उसका पालन करेंगे। अच्छा जफर भाई, क्या ये इत्तेफाक है कि जैसे ही ये नेम प्लेट वाला मुद्दा 3-4-5 दिन इस पर बहस हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, संसद शुरू हुई, अचानक आपने ये आरएसएस वाला ये आदेश जारी कर दिया? क्या इसको जोड़कर देखें क्या इन दोनों को, या इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है? तो कोई रिश्ता नहीं इसमें, ये अलग अलग, दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से है। देखिए, कई जगह इनकरेज किया जाता है, कई देशों में आपको पॉलिटिकल जैसे आर्मी में उस तरह से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया जाता है कई देशों में। और अगर सोशल सर्विसेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन है और उसका काम है लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करना, ऐसे संस्थाएं जो है उनको अगर उनके लोग सरकारी नौकरी भी करेंगे, प्राइवेट नौकरी भी करेंगे, अगर उनको कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो अच्छी बात है। अपने अगर उनको लगेगा जाना चाहिए तो जाएंगे, नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाएंगे। ये तो डिस्क्रिशन है कि आप मूवी देखने नहीं जाते हैं, जाते हैं ना, कि आप कोई अच्छा काम करने में कोताही करते हैं। अब इस वक्त किस कारणों से लगा था उस पर अभी हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन पुराने वाजपेयी जी ने भी नहीं हटाया था, यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है। आपने इस समय क्यों हटाया? इसकी तो टाइमिंग पर भी सवाल है। आप देश का नैरेटिव एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम पर ले जाना चाहते हैं। मेरा सवाल वही था, नेम प्लेट वाला आदेश भी वही था और आरएसएस वाला आदेश भी वही है। मैं तो एक बात कह रहे हैं कि देखिए, बहुत सारे ऐसे कानून थे जो स्टेल हो गए, जिसकी जरूरत नहीं, या कोई ऐसे कानून बनाने चाहिए जो अभी नए होने चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को कई चीज से रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच है, उसको हमने संशोधन किया है। अब फॉर इंस्टेंस आप क्या बोलते हैं उनको, कली जट्टू की क्या बोलते हो, जो वहाँ पर बुल रेस होता है या बुफलो रेस होता है कुछ साउथ में, जल्लीकट्टू, उसको भी हम लोगों ने इजाज़त दे दी। आस्था से जुड़ी चीज़ थी, इजाज़त दे दी। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हमने बहुत सारे पुराने कानून थे जो खराब थे, जिससे कोई फायदा नहीं था, स्टेल हो गए थे। अच्छा, मतलब जफर भाई आप मतलब ये इशारा कर रहे हैं, कर दिया जफर इस्लाम, अगर आप ये इशारा कर रहे हैं कि लोगों को अपनी आस्था या अपनी राजनीतिक विचारधारा उसको दिखाने का, उसे प्रैक्टिस करने का आप अधिकार दे रहे हैं। मतलब सरकारी कर्मचारी अगर आरएसएस की भावना से, विचारधारा से एग्री करता है, सहमत है, तो वो उनकी शाखाओं में क्यों नहीं जा सकता? आप यही कह रहे हैं ना? अभी अब देखिए, कई लोग ऐसा है, अब जैसे फॉर इंस्टेंस मैं मुस्लिम हूँ, एक छोटा सा मिसाल देता हूँ, और जुमा की नमाज होती है तो क्या मैं नहीं जाता हूँ? मेरे आइडियोलॉजी तो दिखते हैं, मैं मुस्लिम विचारधारा का हूँ और मैं नमाज के लिए जाता हूँ। और एक ऐसे बहुत सारे मुस्लिम जाते हैं। अरे वो तो धार्मिक आस्था हुई, नमाज पढ़ने, या कई बार ऐसे नमाज वो धार्मिक आस्था हुई। आरएसएस धार्मिक संगठन थोड़े है, वो तो सामाजिक संगठन है और राजनीतिक संगठन से उसका रिश्ता है। एक बात बोल रहे हैं, अब जाता है आदमी, रमजान में रहता है तो बहुत सारे सामाजिक काम में भी जाता है, नौकरी भी रहते हुए भी जाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? तो इसको, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, कहीं रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच था उसको खत्म किया। जिसकी अब मर्जी जाए, जिसकी मर्जी नहीं जाए, बट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच जो होना चाहिए वो बिल्कुल लोगों के हित में होना चाहिए और कोई इस तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो सरकारी कर्मचारी, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, जो सरकारी कर्मचारी कांग्रेस पार्टी या बाकी विपक्षी दलों से जुड़े संगठनों में जुड़ना चाहे, जो राजनीतिक नहीं है कहने को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? भाई किसको, अभी जुड़े हुए है ना, कौन जुड़ा हुआ नहीं है? जो राजनीति से प्रेरित है उनको छोड़िए, जो ऐसे संस्था है जो समाज में सेवा करती है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं।
तो उसमें कहाँ रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, लेकिन ओके, किसी एक संगठन को आपने रोक के रखा था, ओके। उनसे जुड़ने का आपने उस पर बाधा लगा दिया था, वो खत्म कर ठीक दिया। है, ओके। आलोक शर्मा जवाब दे रहे हैं आपका। आलोक जी इसी पर बोलिएगा पहले। सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए। ओके आलोक जी, सरकारी कर्मचारी कांग्रेस और विपक्षी दलों से जुड़े संगठनों में शामिल हो सकते हैं, आरएसएस से जुड़ने पर आपने रोक लगाई हुई थी, तो ये तो सही है फैसला, बोलिए। देखिए, मुझे लग रहा है अगर ये सही फैसला है या गलत है, तो 10 साल से अगर ये हमने गलत फैसला किया था तो 10 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी। ये 10 साल से क्यों नहीं ले लिया इन्होंने फैसला? ये तो हार के और बुरी तरह से मोदी जी को लगा होगा कि भाई अब पता नहीं पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आरएसएस बैक करेगी कि नहीं करेगी। 4 जुलाई को रिजल्ट आए, 9 जुलाई को ये ऑर्डर की डेट आ गई, मीडिया के साथियों को भी नहीं पता चला। मीडिया का तो खैर आजकल दयनीय स्थिति है, कोई ऑर्डर का इनको कुछ पता चलता नहीं है। वो तो पहले ही था कांग्रेस का टाइम के सब कुछ पता चलता रहता था, अब तो सब कुछ गुप्त रहता है। कल ये जानबूझ के इंटेंशनली ये चिट्ठी लीक की गई, क्योंकि आज बजट सेशन शुरू हो रहा है। आज बजट सेशन शुरू हो रहा है तो आज बजट के ऊपर डिबेट ना हो, अर्थव्यवस्था पे डिबेट ना हो, इकोनॉमिक सर्वे पे डिबेट ना हो, आज डिबेट हो आरएसएस वाला बैन हट गया। भाई 6 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे प्रधानमंत्री और 10 साल से मोदी जी विराजमान हैं। खैर मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा, क्या 16 साल तक आरएसएस जो थी कहीं गलत काम कर रही थी कोई? क्या आरएसएस जो थी वो सरकारी कर्मचारियों को अपने यहाँ शाखाओं में शामिल करने लायक नहीं थी? ये सब केवल और केवल नौटंकी है। आरएसएस एक विशुद्ध राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2 ही काम करती है कि कांग्रेस के खिलाफ कैसे जहर घोला जाए और हिंदू मुसलमान या किस तरह से जातिवाद और धर्म और रिलीजन का उपयोग करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। इनकी तमाम जो शाखाओं से लोग जुड़े हुए हैं, जो समझ जाते हैं वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। आज वही पूरी इनकी जो फहरिस्त है पिछले 4 दिन से 5 दिन से, चाहे वो यूपी का ऑर्डर हो, वो भी विद्वेष की विशुद्ध राजनीति थी। आज जफर भाई कह रहे हैं कि साहब ये तो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश और ये और वो, इनको सब पता था कि आप गैर संवैधानिक कर रहे हैं और पहली डेट पे मामला उड़ जाएगा। लेकिन जिस तरह से किया, 4 दिन तक टीवी में डिबेट होती रही, हिंदू मुस्लिम होता रहा, कांग्रेस क्या बोलती है, कांग्रेस के तमाम लोग क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पर जहर चला कि मुसलमानों के खिलाफ जहर चला, और उसके बाद ये ऑर्डर आज वापस हो गया। इनका पर्पस पूरा हो गया, इनको कोई देश वेश से मतलब नहीं। इनका 4D फार्मूला है, डाइवर्ट करो, डेविएट करो, डिनाई करो, डिस्ट्रैक्ट करो, चीजों को पूरी तरह मतलब से आप ये कह रहे हैं आरएसएस वाला आदेश भी सिर्फ यही है, 4D वाला फॉर्मूला? देखिए, उसमें 2 एंगल दिए मैंने। एक एंगल दिया कि मोदी जी शायद डरे हुए थे कि मुझे आरएसएस बैकिंग करेगी कि नहीं करेगी। 4 तारीख को रिजल्ट आया तो 2-3 दिन पहले ही फाइल मूव होनी शुरू हो गई होगी। 9 तारीख का आदेश है ये, 9 तारीख का तो ज्वाइंट सेक्रेटरी का आदेश है, तो सेक्रेटरी से और तमाम एमएचए से फाइल घूम के गई होगी। तो ये आनन फानन में डर के मारे लिया गया आलोक जी, नतीजे 4 जून को आए थे, ये आदेश 9 जुलाई का है। नहीं, मैं समझता हूं कि लगभग 1 महीना तो लगेगा ही ना फाइल वाइल में घूमने में और उसमें सब में। मेरा अच्छा, दिक्कत क्या है मुझे तो बताइए, सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने में दिक्कत क्या है? जफर इस्लाम पूछ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, अब मैं दिक्कत पे आता हूं। एक दल जो पूरी तरह से हमेशा से विभाजनकारी गतिविधियों में, तमाम गतिविधियों में लिप्त रहा है, आरएसएस जिसने अंग्रेजों की मुखबरी की, आरएसएस जिसने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ काम किया, आरएसएस जिसने इमरजेंसी में बढ़ चढ़कर कांग्रेस का साथ दिया और बाद में माफी नहीं मांगी, आरएसएस जिनके तमाम लोग 84 के दंगों में इन्वॉल्व रहे, ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें। मैं समझता हूं कि ऐसे दल के ऊपर जिसकी एक विभाजनकारी मानसिकता रही हो और वो बीजेपी के साथ पूरी तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, देश के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री संतरी सब ये कहते हो कि वो आरएसएस हमारी मां है और हम सब उसी की प्रेरणा से हम काम करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दल के प्रति आरएसएस का एजेंडा है। एक आईएएस आईपीएस व्यक्ति अगर आता है, जॉइंट सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है, एसपी है, आईजी है, डीजीपी है, अगर वो एक शाखा में जाता है और वहां पर उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, वो संविधान में क्या संविधान की रक्षा कर पाएगा? उसने शपथ ली संविधान की, उसके यहाँ पर वो
अशोक स्तंभ लगा हुआ है कि वो देश की रक्षा करेगा, देश की बात करेगा। आज अगर आप एक आइडियोलॉजी के लोगों को वहां पर प्रमोट करेंगे, अफसर जब जाएंगे, 4 एसपी ऐसे हैं जो आरएसएस की शाखा में जाते हैं, 4 नहीं जाते हैं किसी राज्य में, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर भेदभाव आएगा, उनके बीच में आप दरार डाल रहे हैं, और उनके निर्णय कैसे रहेंगे, फैसले कैसे रहेंगे, वो पूरी तरह से आरएसएस से प्रेरित रहेंगे। आज जो तमाम घोटाले हो रहे हैं उसमें आरएसएस की विचारधारा के सभी लोग हैं। वो कौन सोनी साहब हैं यूपीएससी से जो भाग के चले गए हैं, अभी कौन थे ये छोटी सी यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में, उसके वाइस चांसलर थे, आरएसएस के आदमी थे। और इन्होंने भी जहां वहां पर जो महिला जिनको अपने बाद वाइस चांसलर बना के आए हैं, वो भी इस तरह से घपले से बना के आए हैं। आलोक जी, उस महिला ने भी नाम चेंज किया था। मैंने आपसे पूछा कि सरकारी अफसरों के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने में आपत्ति क्या है। आपने आरएसएस की सारी बुराइयां गिनवा दी और आपने उसके बाद यह भी कहा कि क्यों नहीं जाना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसका मतलब किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़ने में आरएसएस के कर्मचारियों को नहीं जुड़ना चाहिए। आपकी दलील ये नहीं है, आपकी दलील है कि आरएसएस से नहीं जुड़ना चाहिए। कोई और राजनीतिक संगठन हो, किसी और राजनीतिक दल से जुड़ा संगठन हो, वहां जुड़ सकते हैं सरकारी कर्मचारी। नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा। मैंने कहा कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो राजनीति से दूर रहने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का दल हो, चाहे किसी का भी दल हो, वो राजनीति से दूर रहने चाहिए। उनको निष्पक्ष काम करना चाहिए, जो रूल बुक है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए उनको। ओके। आज आप कार्यपालिका को विधायिका के साथ फंसा रहे हैं। आप कार्यपालिका को यह प्रेरित कर रहे हैं कि आप विधायिका से प्रेरणा लें। विधायिका क्या प्रेरणा देती है उससे कोई मतलब नहीं। आप विचारधारा से प्रेरणा लेकर अपनी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करें। आरएसएस का व्यक्ति जो एसपी और डीएम लगा होगा और वो आरएसएस की शाखा में जाता होगा, आप उससे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो संविधान के अनुसार बराबरी का काम करेगा। बोलिए जफर इस्लाम। मैंने उसका एग्जांपल बोलिए जफर भाई, बोलिए कि आज एनटीए के चेयरमैन कौन। एक मिनट मैं अंतिम बात पूरी कर दूं, फिर जफर भाई उत्तर दे देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, एनटीए का जो चेयरमैन है वो आरएसएस का व्यक्ति है कि नहीं? आज पूरा देश का युवा उसको थू थू कर रहा है, गालियां दे रहा है, केवल बीजेपी के अलावा। कारण क्या है? उसने घपले से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में घपले से तमाम नौकरियां दिलवाई होंगी बीजेपी के बच्चों को। आज इसीलिए बीजेपी उसको हटाना नहीं चाहती। बोलिए जफर इस्लाम। आज नीट के एग्जाम का वही करता धरता था। गुजरात एपी सेंटर है पूरी तरह से गुजरात। अभी पीआईएल में मेरे ही ये रिक्वेस्ट थी कि आप सेंटर वाइज लिस्ट दीजिए। सेंटर वाइज लिस्ट देते ही सब कुछ सामने आ गया है कि गुजरात में एपी सेंटर था, आरएसएस इसको ऑपरेट कर रही थी, आरएसएस से जुड़े लोग ऑपरेट कर रहे थे। और आप बताइए कि एनटीए के चेयरमैन को आज तक क्यों नहीं हटाया गया? भाई बोलिए, आपकी बारी। जफर इस्लाम, मैं जरा जवाब बोलिए। देखिए, हकीकत तो यह है कि कांग्रेस से जो प्रभावित हुए वे अधिकारी लोग हैं और सालों से हैं, जो अपना मेडल वापस करने निकल गए, रोड पर आ गए। जाहिर है कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के लोग थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी के बुरे समय में उनके सामने खड़े रहे। तो क्या वो लोग फैसला जब भी ले रहे थे तो देश हित में नहीं ले रहे थे? आप ये कहना चाह रहे कि आपके हित में लिया सब फैसला उन्होंने? इसलिए कि उन्होंने तो दिखा दिया भाई कि वो रोड पर आके अपना तमगा वापस कर रहे हैं आपके फेवर में। तो आप ये कहना चाहते हैं, आप इनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हमारे समय ऐसे लोग थे जो हमारे लिए काम करते थे, देश के लिए नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विचारधारा आपकी हो सकती है, लेकिन चाहे आरएसएस हो, चाहे कोई भी ऐसी संस्था हो जो देश हित में सोचने वाली संस्था हो, उससे अगर आप जुड़े रहे देश के लिए काम करने का, और उसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल होगा वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करके देश हित में फैसला लेने वाला आदमी चाहे किसी संगठन से जुड़ा रहे तो उसमें आपको आपत्ति है। लेकिन आपके समय में आपने एरू गैरू नत्थू खैरू सबको आपने जो बड़े बड़े अवार्ड्स दे दिए, इसलिए कि वो आपके साथ थे और आपके इशारों पे काम कर रहे थे। अब तो मुझे कभी, देखिए मैं नहीं जानता हूँ ठीक से और ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे किसी ने कहा था, आज वो हमारे मित्र हैं आलोक भाई, आज टीका नहीं लगा के ऐसे, नहीं तो टीका लगा के आते हैं। हमको किसी ने कहा ये भी आरएसएस से जुड़े हुए थे, लेकिन अगर नहीं जुड़े हुए तो कोई बात नहीं। अगर जुड़े प्रणब मुखर्जी, देखिए अब आपने याद दिला दिया मुझे। प्रणब मुखर्जी बताइए, आलोक शर्मा बताइए। हाँ, और
कितने सारे कांग्रेस में लोग भी हैं। प्रणब मुखर्जी गए आरएसएस के कार्यालय, खुद आलोक भाई के बारे में किसी ने कहा था, मुझे मालूम नहीं, आलोक भाई क्लैरिफाई करेंगे कि जुड़े है कि नहीं, लेकिन जुड़ने से क्या है, आप यहाँ पर आप स्टैंड जो ले रहे हैं, जो आपको लगता है जहां आप काम करते हैं जो स्टैंड ले रहे हैं, तो उसी तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग प्रिंसिपल है, आप एसोसिएशन किसी से भी हो, लेकिन गाइडिंग प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, आलोक शर्मा बोल रहे हैं, आलोक शर्मा बोलिए, आलोक शर्मा। देश हित पे होगा। आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का हमेशा से काम रहा है कि भ्रम फैलाओ, झूठी खबरें फैलाओ, झूठी खबरें प्लांट करो। मेरे बारे में भी इसी तरह की बात अब जैसे इन्होंने कह दी, 2-4 लोग और कह देंगे मीडिया के माध्यम से। तो कहावत है कि जब तक झूठ का आप उसका पीछा करेंगे तो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मैं इस सवाल का उत्तर भी देना ठीक नहीं समझता हूं। प्रणब मुखर्जी गए, वो राष्ट्रपति हो गए थे, वो किसी दल से उनका कोई वो सरोकार रहा नहीं था, और कहीं ना कहीं जो वो गए तो स्वाभाविक है इनकी सरकार आ गई थी। वो किस कारण से आरएसएस के कार्यालय गए, क्यों गए, वो तो बेहतर उत्तर वही दे सकते थे, आज वो उस दुनिया में नहीं। लेकिन आरएसएस का काम भ्रम और झूठ बोलना, झूठ फैलाना ही रहा है। आज ये दूसरे व्यक्ति हैं, एक आरएसएस के व्यक्ति ने भी कहा था, मैंने उनको चैलेंज किया था, भाई कोई एक फोटो, कोई व्यक्ति, कहीं कोई सिग्नेचर, कहीं कुछ तो दिखा दो मेरा, लेकिन उनके पास नहीं था, इसलिए मैं उत्तर देना भी बेहतर नहीं समझता। ठीक है, ओके। अब बात आती है मूल मुद्दा क्या है मानक जी। मूल मुद्दा यह है कि आप सरकार का राजनीतिकरण कर रहे हैं। पिछले 10 साल में इन्होंने आर्मी का पूरा राजनीतिकरण किया। कौन कौन लोग राजनीति से जुड़े हुए थे, ओके आलोक जी, और ओके एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, तरह से इन्होंने पद पर बैठाया। भाटी हो रहे के एक मिनट अंतिम बात कह रहा हूं। अच्छा बोलिए, लीजिए 20 सेकंड और लीजिए। अब आरएसएस की शाखाएं, अंतिम बात मेरा कहना यह है कि बैकडोर से कैसे आरएसएस के लोगों को घुसाया जा गया 10 साल, हमने उसका विरोध किया। आज इन्होंने फ्रंट डोर से आरएसएस के लोगों को घुसाना तमाम ऑर्गेनाइजेशन में, और जो लोग ऑलरेडी बैठे हैं उनको आरएसएस के ब्रेन वॉश करके, विचारधारा से प्रेरित करके सरकार में बैठाना, यानी सरकार का पूरी तरह से राजनीति। एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, इसका भी जवाब दीजिए। अगर इतना ही बुरा, इतना ही देश के खिलाफ काम करने वाला संगठन है तो बैन क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों लगाया और हटाया, लगाया और हटाया? मैं देखिए, मैं फिर कहूंगा लगाया हटाया संगठन है, बड़ा संगठन है, उसको मौका दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी मौका दिया, यहां पर 26 जनवरी की परेड में भी शामिल होने का मौका दिया। लेकिन उनके तमाम संगठन के लोग जिस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं, आरएसएस के लोगों का जुड़ाव जो है वो कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट से भी रहा है। तो हम कैसे मान लें कि पूरी आरएसएस ठीक है? अच्छा ठीक है, आरएसएस के लोगों का ओके, ऑल राइट, ओके। राजकुमार भाटी और के बाद क्या उनके ऊपर तमाम आरोप नहीं लगे? उसके बाद अनुप्रिया होंगे, राजकुमार भाटी साहब पहले आप बताइए। जुड़ी हुई हैं, मुझे पता है भाटी साहब मुझे पता है आज पहले नेम प्लेट वाला मुद्दा जरूर उठाएंगे। पहले आपकी जीत हो गई ना सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, जीत हमारी नहीं हुई है, जीत भारत देश की हुई है, भारत के संविधान की हुई है, भारत की न्यायपालिका की हुई है। ये आदेश जो है बिल्कुल गलत था, और इसकी असली वजह यह है कि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश से जो एक पीडीए का फॉर्मूला दिया है, वो पीडीए का फॉर्मूला लोकप्रिय हो रहा है और वो जन आंदोलन में बदलता जा रहा है। उससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है और उसे डर है कि अगर ये फार्मूला पूरे देश में फैल गया तो भारतीय जनता पार्टी तो ख़त्म हो जाएगी। तो केवल उससे ध्यान हटाने के लिए और ये सांप्रदायिक वैमनस्य जो कुछ कम होता जा रहा था, सांप्रदायिक तनाव कम हो रहा था, उसे बढ़ाने के लिए दोनों निर्णय हैं। इसके पीछे उद्देश्य केवल इनका यही है कि चर्चा हिंदू मुस्लिम हो, चर्चा सांप्रदायिक हो, चर्चा सामाजिक न्याय से हट जाए, पीडीए से हट जाए, दलित पिछड़ों के उत्थान से हट जाए। दूसरी बात जो आपने आरएसएस के ऊपर सवाल पूछा, मैं देखिए, अगर हम नौकरशाही से और कार्यपालिका से न्याय की निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष रहें, भेदभाव ना करें, तो हमें ये तय करना पड़े, जो कि तय है संविधान में, हमारे में सरकारी कर्मचारियों की सेवा नियमावली में तय है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं बनेंगे, किसी राजनीतिक संगठन के। और कोई ये कहे कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है तो मैं उसे अज्ञानी समझूंगा। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक शाखा मात्र है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह आरएसएस संचालित करती है और उसके संगठन को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए बीजेपी की हर इकाई में आरएसएस से संगठन मंत्री भेजे जाते हैं। इस पूरा देश जानता है, हर पत्रकार जानता है, राजनीति के जानकार सब लोग जानते हैं। और समय समय पर मीडिया में खबरें आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो होता ही है,
नेताओं का ट्रांसफर आरएसएस से बीजेपी में, बीजेपी से आरएसएस में, मैं तो होता ही है। दूसरी बात कह रहा हूं, बात केवल ट्रांसफर भर होने की या विचारधारा मिलने की नहीं है। बीजेपी आरएसएस की ही एक शाखा है, जैसे आरएसएस की अनेक शाखाएं, इनके 100 से ज्यादा संगठन तो मानते हैं, जैसे कहते हैं आरएसएस हमारी मां है, तो फिर ये नहीं कह सकते नहीं कि वो गैर राजनीतिक है। मैं केवल ये स्पष्ट करना चाह रहा था कि कोई ये ना समझे, इस भ्रम में ना रहे जिसमें कि माहिर है आरएसएस भ्रम फैलाने में। अभी जैसे आलोक जी कह रहे थे कोई सबूत नहीं दे सकते, कोई पर्ची नहीं दिखा सकते। आरएसएस की सदस्यता का कोई सबूत होता ही नहीं है। आरएसएस कहीं सबूत नहीं छोड़ती। कोई अच्छा काम कर दे आरएसएस उसका श्रेय ले लेगी, उसे अपना सदस्य बताएगी। कोई खराब काम कर दे, जब गोडसे ने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी, आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया, क्या वो हमारा सदस्य नहीं था। जबकि अनेक लोगों ने इस बात के प्रमाण दिए, जो आयोग बना जांच के लिए उसमें भी प्रमाण आए। और एक बहुत वरिष्ठ और विद्वान व्यक्ति थे डॉक्टर देशराज गोयल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे और वो कुछ अच्छे पद पर रहे थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या, प्रचारक वगैरह जो होते हैं इनके, बहुत सीनियर मोस्ट पद पर रहे थे। उनका मोहभंग हुआ आरएसएस से, उन्होंने किताब लिखी। वो किताब आप पढ़ें, उसमें उन्होंने साफ ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि आरएसएस कोई सदस्यता रजिस्टर नहीं रखती, कोई पर्ची नहीं देती, कोई रसीद नहीं काटती, कोई प्रमाण नहीं रखती। गॉडसे आरएसएस का सदस्य था, आरएसएस की शाखाओं में आता था, आरएसएस के लिए काम करता था, लेकिन जब गांधी जी की हत्या कर दी तो आरएसएस ने हाथ झाड़ लिए। तो पहली बात तो ये कि अगर हम नौकरशाही में राजनीति को घुसा देंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ये बीजेपी की पुलिस है, ये कांग्रेस की पुलिस है, ये समाजवादी पार्टी पुलिस है, जो निष्पक्षता तो पहले से है ना वो बहुत कम जिस राज्य की होती है वो उसी रूलिंग पार्टी की पुलिस होती है। दूसरे जफर भाई ने एक बात कही कि राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ, राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होना अलग बात है, और उसकी गतिविधियों में खुलेआम शामिल होना वो दूसरी बात है। राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित जो विचारशील व्यक्ति होगा वो जरूर होगा, कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत राजनीतिक विचारधारा होती है, लेकिन इतनी मर्यादा बना के रखते हैं कि खुलेआम अपने आप को किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं बताते हैं, कोई झंडा नहीं उठाते हैं, किसी गतिविधि में, किसी कार्यक्रम में, किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेते हैं। अगर आपका ये आदेश लागू होगा तो फिर तो खुलेआम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, न्यायालयों के न्यायाधीश खुलेआम राजनीतिक पार्टियों को झंडा लेकर नारे लगाते नजर आएंगे। न्यायाधीश कहां से आएंगे? न्यायाधीश थोड़े सरकारी अगला चरण यही होगा, जब कार्यपालिका को बुलाए तो न्यायपालिका को बुलाएंगे। वाजपेयी जी बोलिए। तो ये न्यायपालिका तक बात आ गई, वाजपेयी जी ये निर्णय बहुत ही खतरनाक, देश की व्यवस्था के लिए हम ये बहुत खतरनाक निर्णय है। बोलिए। कह रहे हैं भाटी जी ने पहले ही कह दिया, वो अज्ञान व्यक्ति होगा जो आरएसएस को राजनीतिक पार्टी कहेगा। ये पहले ही सर्टिफिकेट लगा दिया, लेकिन गैर राजनीतिक कहेगा। नहीं, हाँ, जब ऐसे कह लो। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं है तो मैं अज्ञान हो गया, इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया पहले ही। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हिंदुस्तान में है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। मैं थोड़ा 10 सेकंड केवल ले रहा हूं, आप मिसकोट कर रहे हैं मुझे। इतना तो मैं भी जानता हूँ राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं। मैं कह आप नहीं आप गलत कोट कर रहे हैं। नहीं, हम कोट गलत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वो राजनीतिक नहीं है आरएसएस। ये कोई अज्ञानी व्यक्ति कहेगा, वो पूरी तरह राजनीतिक है। वो राजनीति करती है। अरे और बीजेपी उसी का एक, अरे वो वही जवाब हम दे रहे हैं। हम ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टी होगी हिंदुस्तान तो चुनाव लड़ेगी, वो चुनाव लड़ेगी और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होगी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसका सिंबल होगा, तब वो राजनीतिक पार्टी कहलाएगी, अलग नहीं कहलाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो मिसकंडक्ट है सीसीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो होता है, उसमें एक है मिसकंडक्ट माना जाएगा अगर आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करोगे। वो सब पे लागू है। ठीक है। आप कांग्रेस भी ज्वाइन नहीं करोगे, आप बीजेपी भी ज्वाइन नहीं करोगे, आप लेफ्ट वालों को भी ज्वाइन, किसी को भी ज्वाइन नहीं करोगे। दूसरी तरफ बात ये, क्या ये मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाल के कि आप आरएसएस जरूर जाओगे? ऐसा तो नहीं है, स्वेच्छा है उनकी। मतलब पहले जो बैन एक तरीके का लगा हुआ था वो बैन लिफ्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, नंबर 1। अब इस पे करते रहो डिबेट। राजनीतिक दल से जुड़े हुए संगठन से जुड़ना क्या सही है वाजपेयी जी सरकारी अफसर के लिए? ना देखो भाई, किसी और राजनीतिक दल का इस तरह का संगठन नहीं है। मान लीजिए वाजपेयी जी, देखिए ना,
ईमानदारी से ये तो मान लीजिए ना, सिर्फ बीजेपी ही है जिससे जुड़ा हुआ इस तरह का इतना बड़ा संगठन देश में है, किसी और पार्टी के पास नहीं है। नहीं आरएसएस ऐसे में क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा, बताइए मुझे। तो सुनो ना, हम ये कहते हैं कि आरएसएस जो है वो सांस्कृतिक और कल्चरल पार्टी है, एक संस्था है, और वो समाज के गरीब गुरबा के लिए काम करती है, पढ़ाई के लिए काम करती है, शिक्षा के लिए काम करती है। बीजेपी है पॉलिटिकल पार्टी, उसमें कहां झगड़ा है? और अगर बीजेपी में वहां से कैडर आ जाता है मान लो, तो उसमें भी क्या दिक्कत है हमको? बट अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी मींस बीजेपी, सांस्कृतिक कल्चरल। मैं ये कह रहा हूं, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ? क्या सरकारी अफसर बीजेपी से जुड़े संगठन में जा सकते हैं? फिर किसी और पार्टी का ऐसा संगठन नहीं है। मैंने कहने का मतलब खुलेआम, देखिए वाजपेयी जी खुलेआम जो भी सरकारी अफसर आरएसएस की शाखा में जाएगा, साथ चलते ना, मैं वही तो कह रहा हूं, सुनिए ना, जो भी जाएगा उसके बारे में तो पता लग जाएगा सबको, क्योंकि वो खुलकर जाएगा। यानी कि जितने भी आरएसएस की विचारधारा वाले हैं, जिनमें से 99% बीजेपी वाले होंगे, यानी बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा वाले सरकारी कर्मचारी खुलकर बाहर आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। उसका बड़ा सिंपल सीधा सा क्या विभाजन नहीं हो जाएगा सरकारी अफसरों में? नहीं, एक सेकंड सुनो, जवाब तो सुनो। मैं सीधा जवाब उसका ये है कि इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं कर दिया है कि आपको आरएसएस जाना ही पड़ेगा। मैं समझ गया, लेकिन विभाजन नहीं हो जाएगा वाजपेयी। नहीं, कोई विभाजन, ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाएगी। नहीं, कैसे बढ़ जाएगी? ब्यूरोक्रेसी का अफसर कोई भी है या सरकार का कोई भी तंत्र है, उसको रूल बुक से काम करना है, चाहे वो लंबा है, चाहे वो ठाना है, चाहे मिठा है, चाहे मोटा है, नंबर 1। और नंबर 2, एक स्टेटमेंट और गलत आई कि जिनका कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता, रसीद नहीं होती, ये बाकायदा ऑनलाइन फॉर्म है आरएसएस का, अभी देखा है मैंने उसको। अगर मेंबर बनना है तो ये फॉर्म भरना पड़ेगा उसको बाकायदा। देखिए, चीजों को मिक्स ना करिए। अब इसी तरह से हमें दिक्कत क्या हो रही है कि आपने आरएसएस का तो खोल दिया, बहुत अच्छी बात है, ट्रेड यूनियन का क्यों नहीं खोलोगे? ये कांग्रेस वाले बैठे हैं। मिस्टर आलोक शर्मा, 93 में आपकी सरकार ने बना दिया ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन नहीं करेगा, और ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जो रिकॉग्निशन मिलती थी उसको इन्होंने कहा आप आरएसए में आइए। आरएसए मींस रजिस्टर्ड सर्विस एसोसिएशन। ये भेदभाव तो इन्होंने शुरू किया था। तो हम तो बीजेपी से अपील करेंगे इस सरकार से कि ट्रेड यूनियन को भी खोलिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो ट्रेड यूनियन कर सकते हैं, जो इन्होंने बैन की थी। हमारा ये भी मानना है। बोलिए वाडी साहब, क्या कह रहे हैं? जो आरएसएस की बेईमानी और जो सातिरपना है उसे वाजपेयी जी जस्टिफाई कर रहे हैं। जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो एक आरोप ये भी था उनके ऊपर कि ये रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, इसका कोई संविधान नहीं है, इसका कोई सदस्यता रजिस्टर नहीं है। और ये शर्त लगाई गई थी बैन हटाते समय कि आपको सदस्यता रजिस्टर रखना पड़ेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो वो दिखावे के लिए इन्होंने करा लिया है, लेकिन बहुत सारे सदस्य अभी ऐसे ही होते हैं, बिना रिकॉर्ड के होते हैं। और ये संस्था, इसके ऊपर ये भी आरोप है कि ये हमेशा सांप्रदायिकता फैलाने। एक वीएन राय बहुत सीनियर आईपीएस हुए हैं, उन्होंने किताब लिखी है दंगों के ऊपर, भारत में सांप्रदायिक दंगे और पुलिस। उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि देश में जितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं उनमें 90% में आरएसएस शामिल रही है, आरएसएस की वजह से। किसी की किताब लिखी ये वीएन राय आईपीएस बहुत नहीं, आई एम सॉरी, वीसी रहे हैं यूनिवर्सिटी के। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के किताबों के माध्यम से आप एक तगमा लगा दोगे या सर्टिफिकेट दे दोगे। ये पढ़े लिखे लोगों की आम धारणा है। अरे नहीं, आरएसएस सांप्रदायिक संगठन। मतलब भाटी साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपका भी कोई संगठन हो, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, उससे भी नहीं जुड़ना चाहिए ना? हमारे 15 प्रकोष्ठ हैं समाजवादी पार्टी के, 15 प्रकोष्ठ हैं। मजदूर सभा है, महिला सभा है, छात्र सभा है, युवजन सभा है, सारे प्रकोष्ठ हैं हमारे। हम बिल्कुल नहीं चाहते अल्पसंख्यक सभा है, अनुसूचित जाति सभा है। आपने किसी को अलाउ करेंगे ना सरकारी कर्मचारी से किसी का मेंबर बना तो सीधे समाजवादी पार्टी का मेंबर बनेगा, वो नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी के लिए बिल्कुल राजनीतिक संगठनों से और आरएसएस जैसे जो सांप्रदायिक संगठन उनसे तो कतई नहीं जुड़ना चाहिए। भाटी साहब सुनिए ना, देखिए देश और सरकार संविधान और कानून से चलती है, इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं मान लो कल को, तो क्या टेस्ट होगा कि इस ऑर्डर को मैंडेटरी नहीं किया, नंबर 1, और इस ऑर्डर से प्लेन लेवल फीइंग मिल रही है कि नहीं मिल रही, और तीसरा डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है अमंग सिमिलरली। अच्छा, एक बात बताइए वाजपेयी जी, ब्यूरोक्रेसी को आमतौर पर यह माना जाता है कि वो सरकार का एक आर्म है, बाजू है, हाथ है, बिल्कुल, और जो सरकार काम कराती है वो उसे कर देती है। एक बात बताइए, अगर ये बड़े बड़े अफसर, छोटे अफसर सब खुल के सामने आ गए, उसके बाद लोगों में क्या इनकी इमेज बनेगी? क्या वो छवि जो एक न्यूट्रल छवि है, निष्पक्ष छवि, वो बनी रहेगी ब्यूरोक्रेसी की, अफसरशाही की? सरकार में एक इंच काम जो होता है ना, रूल बुक के हिसाब से होता है, प्लीज। और किसी की तो कहती है कि राजनीतिक दलों के सरकार सदस्य नहीं बनेंगे। जब कांग्रेस की 7 साल सरकार की अपने भर्ती नहीं करते क्या? या समाजवादी की होती तो क्या सारे सचिव अपने नहीं लगाते?
क्या सारे पदों पे अपने नहीं अपने बताते? मतलब अलग से लाते हैं कहीं? अपने अपनी अपनी जाति के बोल दीजिए, अपनी जाति के बोल दीजिए। ना खुलवाइए, संभव ही नहीं है। कोई चीजें पर्दे में रहें तो अच्छी है। अपने आप लोग को बुला के आवाज नहीं देते हो क्या? लोहिया नगर नहीं बनाते हो आप? क्या बातें कर रहे हो? लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे। हम ये कह रहे कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, ही इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल बुक, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, मैलाफाइडी नहीं कर सकता, आर्बिट्रेरीनेस नहीं कर सकता। ओके अनुप्रिया, ऑल राइट अनुप्रिया, अब आप बताइए और दोनों इश्यूज पर बोलिए। एक अनुप्रिया, जो कांवड़ियों के रास्ते में नेम प्लेट वाला मुद्दा था, वो तो आपने भी उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। एक उस पर आपकी प्रतिक्रिया, और दूसरा ये आरएसएस वाला, बोलिए। मानक जी, जो कांवड़िये वाले मुद्दे पे मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने जिन बातों को उठाया था, आज उसी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। हमारा मानना था कि जो कांवड़िया जाते हैं उनकी जो व्रत की पवित्रता होती है वो भंग नहीं होनी चाहिए, जिसमें यह कि जो भी होटल्स हैं, जो सामान बिक्री होंगे वो वैसे नहीं होंगे कि जो नॉनवेज या मांस मदिरा नहीं होनी चाहिए, वहां पे वैसी चीजें नहीं बिक्री होनी चाहिए जिसके हमें जहां तक लगता है कि जो भी हिंदू है सावन के समय में नॉनवेज वगैरह नहीं इस्तेमाल करते हैं, मांस मछली नहीं खाते, तो ये चीज थी कि उनके व्रत पे किसी तरह की मतलब समस्याएं नहीं। और ये जो फैसला हुआ था मुजफ्फरपुर नगर पे, पिछले साल एक घटना हुई थी जिसके तहत देखते हुए वहां की प्रशासन ने ये कार्रवाई की थी, जिससे हमें यह लगा कि हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा, हमारी जो देश की संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब है, क्योंकि जो पर्व है 1 महीने का होता है, इसमें कई अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, समुदाय के लोग आते हैं, कि जो इसमें एक अवसर होता है कि उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति होती है या उनके परिवार का भरण पोषण होता है, इस समय में उनके लिए एक अच्छा मौका होता है कि उनके परिवार भी सही तरीके से इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग हो सके, या एक अच्छा कि मेला के रूप में होता है। कई जगह पे आप देखेंगे जब मेला लगेगा या कोई किसी तरह के संगठनिक में कार्यक्रम होते हैं, तो वैसा लगता है कि एक परिवार है, वहां से जुड़े हुए लोगों के लिए एक आर्थिक रूप से वो मजबूत हो पाते हैं। तो ये हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है ये बहुत ही सही है, और हमारी गंगा जमुनी तहजीब जो है इसकी परंपरा बनी रहेगी। दूसरी बात, आपने जो पूछा मुझसे आरएसएस के बारे में, मुझसे पहले सारे वक्ता ने अपनी अपनी बातों को रखा, लेकिन खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पहले तो समझना यह होगा मानक जी कि राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन में अंतर क्या होता है। और इस पे यहाँ पे एक के वाजपेयी जी ने कहा कि अगर वो राजनीतिक संगठन होगा तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन में, जो कि वो नहीं है, इलेक्शन लड़ते नहीं है। आप हम सभी कहीं ना कहीं अपने अपने पेशा में होने के बावजूद हम किसी विचारधारा से जुड़े होते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि वह एक तरह से आप उसमें कमी हो जाएगी किसी अपने कार्य में, तो मुझे लगता है कि आप किसी जॉब में जाते हैं वहां भी आप शपथ लेते हैं, कोई प्रशासन में है तो उसकी जिम्मेदारी है कि विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना, कुछ चिकित्सा है तो उसकी व्यवस्था होती है कि वो अपने मरीजों की व्यवस्था देखें। मुझे लगता है कि मानव जी यहाँ पे आरएस जितने भी संगठन के लोग जुड़े हुए हैं उनको ये पता है कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ सभी दलों में अलग अलग प्रकोष्ठ के लोग होते हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के भी लोग हैं, विधि प्रकोष्ठ के भी लोग हैं, वो अपने कार्य को निश्चित रूप से कर रहे हैं, उन्हें कोई त्रुटि नहीं आती है। तो इस तरह से रोक लगाना किसी कारणों से पूर्व में लगा गया था, उन कारणों की अब जस्टिफाई हो चुकी है, वो कारण नहीं रहे हैं कि जिसमें आप रोक सकते हैं। और इतनी बड़े देश में जहां हमें संविधान इजाजत देता है कि आप अपने धर्म को, अपने कर्म को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन देश में जो होगा संविधान से चलना होगा, और संविधान के रूप में जैसे हमें कार्रवाई करने की वो करेंगे काम। लेकिन ये रोक देना कि आप किसी संगठन में नहीं जा सकते हैं। मैं भी एक मैं कह सकती हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ अभी कॉलेजेस में, मैं संगठन से जुड़ी हूँ, मैं अपने कार्य को, वो मेरा कार्य है कि मैं वहां अपना शिक्षक के रूप में कार्य करती हूँ, मेरे संगठन के रूप में मेरी जिम्मेदारी अलग है, मैं यहाँ काम करती हूँ, लेकिन इसमें रोक नहीं होनी चाहिए मुझे जो लगता है। और रहा कि बहुत लंबा डिस्कशन इस पे हुआ, और सरकार ने जो फैसला लिया है आने वाले समय में हम देखेंगे, और मुझे लगता है कि सभी को इजाजत होनी चाहिए अपने हिसाब से काम करने। आप भी ना अपने जो आर्ग्यूमेंट हैं वो राजनीतिक सुविधाओं के हिसाब से बदल लेती हैं। जब आप बीजेपी के साथ होते हैं तो आरएसएस के पक्ष में बोलने लगते हैं, जब आप बीजेपी के विरोध में विपक्ष में होते हैं, कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ, तो आरएसएस को आप घेरने लगते हैं, सांप्रदायिक कहने लगते हैं। आपको एक स्टैंड अब लेना पड़ेगा, एक ऐसा स्टैंड जो दोनों जगह चल जाए। मेरे कहने का ये मतलब है। नहीं, अगर आप ऐसा कहेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग अभी एनडीए के साथी के रूप में हैं, और हमें जब कांवड़िये वाले मुद्दे पे हुआ, हमें जहां लगा आपत्ति होनी चाहिए हमने आपत्ति जताई,
देखिए, हम समाज में जी रहे हैं और सामाजिक प्राणी के इंसान है, और हमारी संविधान सबसे बड़ी है और हमारी संस्कृति सबसे बड़ी है, और हम संस्कृति से अलग हटके नहीं है सकते कि और मतलब सरकार अफसरों के का, रूप में सरकारी कर्मचारियों का, अफसरों का बीजेपी से जुड़े आरएसएस में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पहचान उजागर हो जाए राजनीतिक विचारधारा के तौर पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रशासन करने में सरकार को। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रतिबद्धता होगी कि आप आप सरकारी कर्मचारी हैं और किसी संगठन से जुड़े हुए, आपकी विचारधारा उससे जुड़ी हुई है, तो आप वहां पे अपनी विचारधारा आपके लिए ऊपर नहीं होगी। जब आप नौकरी में होते हैं, किसी पेशा में होते हैं, तो आपके लिए ओके, आलोक शर्मा, आलोक जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? आलोक जी बोलिए। देखिए, मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि जेडीयू की बड़ी दयनीय स्थिति है। थोड़े दिन पहले आरएसएस को क्या क्या ललन सिंह जी ने और तमाम लोगों ने कहा, मैं कोट नहीं करना चाहता। और आरएसएस से इतना ही प्रेम था तो भाई 20 साल से लगभग आप सरकार में बैठे हुए, 19 साल से, और उसमें से ज्यादातर समय बीजेपी के साथ रहे, तो अपने अधिकारियों को आरएसएस की शाखा क्यों नहीं ज्वाइन करवाई आपने? आप कहते हैं आरएसएस बहुत अच्छी संस्थान है और उसमें ज्वाइन कीजिए। ये केवल और केवल विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस हमेशा से डिवाइड एंड रूल करती आई है। भाई जुडिशरी के जो लोग हैं वो भी तो स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, उनकी तनख्वाहें कहां से आती हैं? उनको कंट्रोल कौन करता है? उनके ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता है? क्या लॉ सेक्रेटरी के पास फाइल नहीं जाती है क्या ट्रांसफर पोस्टिंग की? मुझे लगता है कि अब जुडिशरी में भी और बहुत अच्छा समय अब और भी आएगा कि देखना आप जज जो है निक्कर पहन के कहीं जजमेंट ना देने लग जाए। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। जफर इस्लाम क्लोजिंग कमेंट। अच्छा बोलिए अनुप्रिया, आप बोलिए जल्दी से। अनुप्रिया बोलिए। आरएसएस, एक मिनट, आरएसएस जो, एक मिनट मानक जी, आरएसएस जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती है उसके लिए बोलिए जल्दी, लोग पैरवी करने बैठ गए। मतलब देखिए मानसिक दिवालियापन कितना है कि रूल बुक की बात कर रहे हैं लोग। अरे भाई, रूल बुक को तोड़ने के लिए ही तो आरएसएस के लोग घुसाए जाते हैं। ये नीट का जो घपला हुआ है, नीट एग्जाम का, ये कोई रूल बुक के अनुसार हुआ है क्या? कि रूल बुक में लिखा हुआ था, रूल बुक के अनुसार घपला हुआ है? अरे भाई, रूल बुक को तोड़ने के लिए ही तो आरएसएस के लोगों को घुसाया जाता है। पहले बैक डोर से थे, अब फ्रंट डोर से घुसाएंगे। दुविधा आपकी है आलोक जी कि आप स्टैंड नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि आरएसएस के प्रति क्या सुविधा नहीं है, सुविधा की बात नहीं है। हमारा